Good afternoon, everyone. I am Smita Singh, your faculty for UGC NET Economics. So, today I am going to start with the theory of the cost. इधर एक दो दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थ्योरी ऑफ द कॉस्ट ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट देखो कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज़ अ थ्योरी ऑफ द कॉस्ट मतलब फर्म की कितनी कॉस्ट आ रही है कितना वो स्पेंड कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं उसे जो फर्म की कॉस्ट होती है उसे हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कॉस्ट borne by the firm. It studies how the cost changes with the firm's output level. ठीक देखो थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे कॉस्ट क्या कॉस्ट पैटर्न है फर्म में क्या मतलब कॉस्ट पैटर्न जो यूज़ हो रहा है फर्म में ये हमारी थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमें एक्सप्लेन करती है और ये देखो फर्म का जो आउटपुट लेवल है उससे हमारी कॉस्ट चेंज होती है उससे हमारी कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है ये भी हम इसमें स्टडी करते हैं ठीक है अगर हमारा फर्म का आउटपुट लेवल बढ़ा है अगर हम जाहिर सी बात है अगर हम अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ होगी ना क्योंकि अगर हम आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे तो हमें उसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल्स और जो भी सारे फैक्टर्स हैं वो सब भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए होंगे ठीक है तो अगर हम आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होगी ठीक है हमें लेबर को ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे और हमें मशीनरीज और भी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब को में भी इंक्रीमेंट करना होगा जब हम अपने फर्म के आउटपुट लेवल को इंक्रीज़ करते हैं ठीक है तो यही कहा गया है कि कॉस्ट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द आउटपुट अगर जो कॉस्ट है वो हमारा आउटपुट फर्म के आउटपुट पे डिपेंड करता है अगर हम आउटपुट कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी जो फर्म की है वो कम यूज़ होगी ओके तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की कुछ कॉस्ट हैं कुछ टाइप्स हैं कॉस्ट के जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जो कि हमारे फर्म में यूज़ होते हैं ठीक है और एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है ओके तो जो पहली कॉस्ट है वो हमारी है डायरेक्ट कॉस्ट दैट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ अ यूनिट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन ईजली एंड डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ठीक है डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि फर्म में ईजली और डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ठीक जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सैलरी ऑफ द ब्रांच मैनेजर हमें पता है हमें ब्रांच मैनेजर को सैलरी देनी है तो ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है मतलब ये कॉस्ट तो हमें देनी ही देनी है तो ये फर्म की कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट है मतलब हमें पता है कि ये कॉस्ट हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये कॉस्ट दे ही दें ठीक इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है मतलब जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है मतलब इनडायरेक्टली ख़त्म हो जाते हैं पैसे ठीक है मान लो आपके पास इतने पैसे हैं आपको 100 रुपीज़ हैं आपको मेनली तो 50 रुपीज़ लेने थे पर आप मार्केट गए आपको छोटा मोटा सामान जो भी पसंद आया वो इनडायरेक्ट कॉस्ट था आप लेने कुछ और गए थे पर आप उसके साथ कुछ और भी चीज़ें लेकर आ गए वो आपको पता नहीं चली आप लेकिन आपके पैसे ख़त्म हो गए ठीक दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट अब जैसे स्टेशनरी यूज इन द फर्म हम फर्म में स्टेशनरी यूज़ करते हैं ठीक है तो हम उस स्टेशनरी का मतलब कोई भी वो नहीं लगा सकते मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं पर वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि हम स्टेशनरी यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है उस स्टेशनरी को परचेज़ करने के लिए हम कॉस्ट लगाएंगे तो मतलब कॉस्ट जो हम ईजिली और डेफिनेटली ट्रेस्ड या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट याद रखिएगा एग्जाम्पल में स्टेशनरी जो कि यूज़ होती है फर्म में हम मशीनरी का पता लगा सकते हैं मशीनरी का रिकॉर्ड रखते हैं कितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कितना रॉ मटेरियल आ रहा है इन सब का रिकॉर्ड रखते हैं स्टेशनरी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है फॉर्म में तो हम इन सब का रिकॉर्ड नहीं रखते थोड़ा बहुत जो यूज़ होता है वो हम ले आते हैं पर उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास ठीक दैट इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट संक कॉस्ट क्या होती है देखो कॉस्ट नाम में संख का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डूबना ठीक जो पैसा हमारा डूब जाता है ओके कॉस्ट दैट एन एंटिटी हैज़ अकर्ड बट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड जो कि फर्म वो कॉस्ट जो कि फर्म ने तो इनकर की है लेकिन हम उस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं ठीक वो कॉस्ट हमारी डूब जाती है दैट इज़ द सम कॉस्ट ओके
अब बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट की। कॉस्ट विच आर एक्चुअली इनकर्ड बाय द पेमेंट ऑफ द लेबर, मटेरियल एंड द मशीनरी एक्सेट्रा, दीज आर दी एक्चुअल कॉस्ट। ओके, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो कि डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे हम लेबर का पेमेंट कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब में जो कॉस्ट लगती है उसे हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। ओके, तो देखो, explicit costs are those payments that must be made to the factors hired from outside the control of the firm। एक्सप्लिसिट नाम का मतलब भी देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है एक्सप्लिसिट, बाहर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आपको लग रहा है, नाम से ही सुनने में आपको आइडिया लग गया होगा। तो मतलब वो कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं, जैसे हम कुछ फैक्टर्स हायर करते हैं जो कि हमारे फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है, हम आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फर्म जाके उसे हायर करते हैं, तो उस हायरिंग में जो हमारा पेमेंट लगता है दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? पेमेंट मेड टू द सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज्ड इन द फर्म। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? मतलब हमारे खुद के रिसोर्सेज, जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं फर्म में, और उन रिसोर्सेज जो हमारे खुद के रिसोर्स हैं, हमने जाहिर सी बात है उसमें पेमेंट किया होगा, उनको परचेज करने के लिए पेमेंट किया होगा, तो उन कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करके जो आती है वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। ठीक। अब जो एट्थ में है, एट्थ पॉइंट है हमारा, शट डाउन कॉस्ट। कॉस्ट विच वुड बी इनकर्ड इन द इवेंट ऑफ टेम्पररी शट डाउन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड विच कुड बी सेव्ड इफ द ऑपरेशंस आर कंटिन्यूड। ओके, शट डाउन कॉस्ट क्या होती है कि जैसे नाम से पता चल रहा है, शट डाउन मतलब अगर हम अपनी फर्म को बंद करना चाह रहे हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, टेम्पररी सेशन के लिए, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट इनकर होती है उस इवेंट को कंडक्ट कराने में, उसे हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। और ये शट डाउन कॉस्ट हम सेव भी कर सकते हैं अगर हम अपनी फर्म को शट डाउन नहीं करते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं जो कि अब ये जो कॉस्ट हम 9th पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारी थ्योरी ऑफ कॉस्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट कॉस्ट हैं। ठीक है, जिससे हमारी थ्योरी बेस, जो कि हमारा बेस है थ्योरी का। ठीक। तो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नाम में ही पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब चाहे आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, ये कॉस्ट तो मतलब आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी ये कॉस्ट हमारी इनकर होनी ही है। ठीक। जैसे कि कॉस्ट विच वेरी विद द वेरिएशन इन द, सॉरी ये तो वेरिएबल कॉस्ट का मैंने पढ़ दिया। कॉस्ट विच आर फिक्स्ड इन वॉल्यूम फॉर अ सर्टेन गिवन आउटपुट विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द मैनेजरियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ द लैंड एक्सेट्रा। फिक्स्ड कॉस्ट यही जब मैंने बताया अभी कि भले ही आउटपुट कम प्रोड्यूस हो, ज़्यादा प्रोड्यूस हो, मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये कॉस्ट तो इनकर होनी होनी है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स का खरीदना, मशीनरी जो हमने परचेज की है उसका डेप्रिसिएशन पेमेंट करना, लैंड का मेंटेनेंस करना, रेंट देना, ये सब हमारा फिक्स्ड है। देखो, जो हम रेंट अगर देंगे लैंड का, तो जो लैंड ओनर है उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अपने फर्म में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कमा भी रहे हो कि नहीं, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको वो कॉस्ट, मतलब वो रेंट देना ही देना है एक टाइम लिमिट पे, तो दैट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब जो कि वेरिएशन, जब टोटल आउटपुट में वेरिएशन होगा तो उससे हमारी कॉस्ट पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक। कॉस्ट विच वेरी विद द वेरिएशन इन द टोटल आउटपुट विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जो कॉस्ट है वो चेंज होती जाती है जब हमारे टोटल आउटपुट में वेरिएशंस होते रहते हैं। टोटल आउटपुट बढ़ा, हमारा आउटपुट बढ़ा, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। देखो, जब आउटपुट कम था, आउटपुट जीरो था, तो हमारी सिर्फ टोटल कॉस्ट के अमाउंट, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था उतना ही अमाउंट पे करना पड़ा था, पर हमारा टोटल आउटपुट बढ़ा तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। दैट इज़ द मतलब टोटल आउटपुट के बढ़ने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। ओके, अगर टोटल आउटपुट ज़ीरो है तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट यही होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम जब दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। मतलब फर्म में कितना टोटल कॉस्ट कॉस्ट जो फर्म की टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, हम अगर ये कोई पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो लाइन है वो देखिए कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होनी है, वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो होना ही होना है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। ठीक, अब चाहे आउटपुट चाहे ज़्यादा प्रोड्यूस हो या कम प्रोड्यूस हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पेमेंट करना ही करना है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इससे इंडिकेट कर रहा है। ठीक, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटपुट चाहे हम यहाँ आउटपुट ज़्यादा हो कम हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी उतनी ही रहेगी। ओके, अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पहले बात कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे स्टार्ट है। ठीक, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के या 0 से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अभी क्या बताया था, अगर आउटपुट 0 होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी 0 होगी। तो अगर आउटपुट हमारा ये 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा, देखो जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर बढ़ती जाएगी। ओके, अब टोटल कॉस्ट हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन से क्यों स्टार्ट हो रही है, आप ये भी देखो। क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो जहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके जो भी आएगा ये हमारा होगा टोटल कॉस्ट। ठीक, तो ये था हमारा टोटल कॉस्ट का सिनारियो। आई होप आपको टोटल कॉस्ट समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम तो आपको अपने माइंड में सेव करके रखना है। ठीक है, बहुत इजी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगी कॉस्ट पे। ठीक, क्योंकि आउटपुट के वेरिएशन का फर्क टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं पड़ता है। टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, ओके, अब बात करते हैं हम एवरेज कॉस्ट की। ओके, तो जैसे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी होती है टोटल कॉस्ट। वैसे ही एवरेज कॉस्ट भी होती है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। दीज आर द फॉर्मूलाज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड जो कि हमें देखना है। ठीक, देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट नेवर टच द एक्सेस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पर कभी भी एक्सेस को टच नहीं करता है। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये ग्रीन लाइन से शो कर रहा है। ये देखो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर कभी भी एक्सेस को ये टच नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स देन राइजेस। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है पहले फॉल करेगा। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखो डायग्राम में जो पहले है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज कर रहा है, पहले गिर रहा है फिर उसके बाद इंक्रीज करने लगा। ठीक, अब थर्ड पॉइंट जो है वो है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज इट कैन नेवर बी द जीरो। तो हमेशा याद रखना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। ठीक, हमेशा ही वो पॉजिटिव उसमें रहेगा। ठीक, एवरेज कॉस्ट इज, अब फोर्थ पॉइंट देख लो, एवरेज कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग टू द मिनिमम देन स्टार्ट राइजिंग। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट हम दोनों ही चीज़ बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी ब्लू लाइन से शो हो रही है। तो देखो ये पहले फॉल होती है, मिनिमम तक जाती है, देन स्टार्ट राइजिंग। ठीक, एवरेज कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग टू द मिनिमम देन स्टार्ट राइजिंग। ओके, तो ये था हमारा एवरेज कॉस्ट, ये भी इजी था। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये अभी मैं आगे बताती हूँ। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो एवरेज कॉस्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेवर टच द एक्सेस, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट फॉल होता है देन राइज करता है, और एवरेज एवरेज कॉस्ट जो है वो फर्स्ट फॉल होता है मिनिमम देन स्टार्ट टू द राइजिंग। ठीक, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की। तो अब मार्जिनल कॉस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द आउटपुट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग में बनता है। ठीक, पहले इंक्रीज, पहले देखो ये डिक्रीज करेगा फिर मिड पॉइंट मिनिमम पॉइंट पे आएगा फिर इंक्रीज करने लगेगा। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक, क्या क्या रिलेशन है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट। तो हम डायग्राम में देखते हैं, देखो जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर, पहले एवरेज कॉस्ट, हाँ ये एवरेज कॉस्ट का डायग्राम देखो, जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो देखो एवरेज कॉस्ट के नीचे है। ठीक, दोनों कर्व देखिएगा ध्यान से,
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू AC एट द एम पॉइंट। ठीक, यहाँ पे देखो जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट कहाँ पे होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के एट द पॉइंट M, जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट M है। ठीक, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अब ये जो कांस्टेंट हो गया, ठीक, पहले हमने इसके पहले वाला पार्ट देखा, इसमें क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, वो हमारा नीचे है एवरेज कॉस्ट के। ठीक, सेकेंड जो हम टॉपिक देखते हैं, पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता है एट द पॉइंट M। अब इसके बाद वाला फेज देखते हैं, तो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट देखो स्टार्ट राइजिंग, तो मार्जिनल जब एवरेज कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट राइज करने लगेगा तो मार्जिनल कॉस्ट है, देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर हो जाएगा। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट लाइज विल अबव द एवरेज कॉस्ट। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा ही एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा फ्रॉम द बिलो। तो ये देखो ऐसा हुआ भी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट कर रहा है उसके मिनिमम पॉइंट पे। ओके, सो ये हमारी, ये जो भी देखो मैं PDF में वही इंक्लूड कर रही हूँ जो कि हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो कि हमारी मतलब ऐसा इंडिकेट, मतलब वो PDF में कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा आप अगर आप एज अ थ्योरी की तरह पढ़ते जाओगे तो उसके लिए आप बुक्स को रेफ़र करें, लेकिन जो UGC नेट का एग्ज़ाम जैसे कि वो MCQ बेस्ड है, तो उसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई भी आप ये PDF देख के आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको एग्ज़ाम टाइम पे अगर रिवीजन करना हो तो आप ये PDF आराम से पढ़ के अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। ठीक, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, देखो ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। ठीक, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द एनवेलप शेप, हमेशा याद रखना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारी एनवेलप शेप का होता है। ठीक, तो अभी हम पहले देखते हैं, चाहे आप पहला डायग्राम देखें या सेकंड देखें, पहले हम देख लेते हैं। ये देखो एनवेलप शेप हम क्यों कहते हैं, ये आप देख सकते हो, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ये जो पूरा, सॉरी पहले ए डायग्राम में देखो, ये जो IRATC दे रखा है ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है, ये पूरा हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और बी पॉइंट में देखिए जैसे आप ये छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व दे रखे हैं, ये हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक, तो इसी को हम लोग एनवेलप शेप कहते हैं। ठीक, तो इसमें मेन क्या है कि ये देखो जो यहाँ पे जो लाइन मिड में जो है वो हमारी देखो कांस्टेंट है हो रही है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, ये हमारी कांस्टेंट लाइन है। और कांस्टेंट लाइन के जो पहले है, कांस्टेंट लाइन के जो हम लेफ्ट में हैं वो हमारी इकोनॉमीज ऑफ द स्केल है। और कांस्टेंट मतलब इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने से हमें इकोनॉमीज ऑफ द स्केल मतलब प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, ये हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल के बाद हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमें है वो क्या होगा, डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल प्रोवाइड होगा, दैट इज़ हमें लॉस प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो इतना ही है, ये डायग्राम के थ्रू समझ लेना। इसके क्वेश्चन मोस्टली यही आता है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस शेप का होता है, एनवेलप शेप होता है, ट्रेडिशनल थ्योरी होती है कि नहीं, और ये आपका डायग्राम बेस्ड है। ठीक, तो डायग्राम से अगर आप डायग्राम समझ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बस इतना याद रखना, कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल के अगर हम पहले की बात करें तो हम वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। और कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल की बात करें तो वहाँ पे हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल होगा, मतलब लॉस प्रोवाइड होगा अगर हम उसके बाद भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, समझ आ रहा है ना? आई थिंक जहाँ पे भी आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन लगे या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है और जो स्कैनर है टेलीग्राम ग्रुप का वो मैंने लास्ट में ऐड ऑन कर दिया है, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है
उसको ज्वाइन कर सकता है और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी दिक्कत हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको जो यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी की। आई होप ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी। अभी हमने पढ़ा ही क्या है, देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा, वो भी काफ़ी इजी था, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये सब पढ़ा है। ओके, तो अब ज़्यादा कुछ अब रह भी नहीं गया है, ये मार्जिनल कॉस्ट थ्योरी रह गई और ये एक और टॉपिक रह गया, रिलेशन बिटवीन द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी ईजी है। तो ज़्यादा कुछ अब रह नहीं गया है, तो अभी आप थोड़ा और देख सकते हैं। ठीक, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, इन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शेप्स। ठीक, मॉडर्न, अभी हमने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी में हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ द एनवेलप शेप। ठीक, अब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी की। इसमें टू टाइप्स के शेप्स हैं। पहला है सॉचर शेप। ठीक, सॉचर शेप देख लीजिए, सॉचर शेप का डायग्राम ये है, सॉचर शेप एल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक, ये हमारा सॉचर शेप कर्व है। ठीक, और अब इसमें जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इट फर्स्ट फॉल्स देन बिकम कॉन्स्टेंट एंड देन स्टार्ट राइजिंग। ओके, देखो सॉचर शेप के आपने देखा होगा डायग्राम में, देखो सॉचर शेप में हमने अभी क्या पढ़ा, इट फर्स्ट फॉल्स, पहले देखो सॉचर शेप फॉल्स कर रहा है, फिर Q0 तक वो देखो फॉल कर रहा है, फिर Q0 से Q1 के बीच में आप ये डायग्राम अच्छे से देखते हैं, देखो इट फर्स्ट फॉल्स, सॉचर शेप फर्स्ट फॉल्स, ये जो फॉल कर रहा है यहाँ पे सॉचर शेप स्टार्टिंग में Q0 तक फॉल कर रहा है, फिर Q0 से Q1 जो है वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है सॉचर कप, और उसके बाद Q1 से बाकी आप आगे देखेंगे वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये कि बिटवीन 0 से Q0 के बीच में हमारी इकोनॉमीज ऑफ द स्केल है, वही कॉन्सेप्ट है, बस हमारा शेप चेंज हो गया है। ठीक है, Q0 से Q1 हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, और अगर बिटवीन Q1 से आगे जो है वो हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल है। ठीक, तो ये भी इजी है, और इसका जो ये जो हमने अभी पढ़ा था पॉइंट, हाँ देखो इट फर्स्ट फॉल्स देन बिकम कांस्टेंट देन स्टार्ट राइजिंग। ठीक, इसमें बस आपको यही याद रखना पड़ेगा कि मॉडर्न थ्योरीज में टू टाइप्स की थ्योरीज हैं, सॉचर शेप और एल शेप एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसका डायग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं पूछते हैं, अगर आता है तो कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, पर आपको डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको, देखो मेन फोकस इकोनॉमिक्स में यही है, सबसे अच्छी बात इकोनॉमिक्स में ये है कि इसमें डायग्राम्स होते हैं, और जब डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस टॉपिक का, अगर आपको डायग्राम समझ में आया है तो डायग्राम काफ़ी इजी था। फर्स्ट फॉल्स, जब फॉल करता है तो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाता है सॉचर शेप तो वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल शो करता है, और जब हमारा इंक्रीज करता है सॉचर कर्व तो वो हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल शो करता है। ठीक, बस इतनी सी पॉइंट है। ठीक, कांस्टेंट पोर्शन शोज द रिजर्व कैपेसिटी आउटपुट। ठीक, और ये जो कांस्टेंट पोर्शन है ये हमारा क्या शो करता है, रिजर्व कैपेसिटी आउटपुट। ठीक, इसमें हम अपने आउटपुट को रिजर्व करते हैं, हमारी कितनी रिजर्व कैपेसिटी है वो शो करता है। ठीक, अब बात करते हैं एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व की। ये हमारा सेकेंड मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी कर्व है। दिस पोस्टपोन द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक, ये देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे बनता है। ठीक, और इसका रीज़न क्या है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल और लर्निंग इफेक्ट बाय द एरो। लर्निंग इफेक्ट बाय द एरो मतलब हम कुछ करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, हम कुछ करके, हम कोई काम करके सीख रहे हैं, दैट इज़ द लर्निंग इफेक्ट बाय, ये किसने दिया था, एरो ने। ठीक, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी इसमें शो हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो पोस्टपोन हो जाता है। क्या रीज़न है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, लर्निंग इफेक्ट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक, और ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का कर्व था। ठीक, देखो जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आउटपुट इतना, जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जा रही है आउटपुट हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो हमेशा याद रखना जब हमारी एवरेज कॉस्ट, जैसे जैसे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी आउटपुट हमारा बढ़ रहा होगा। हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, एवरेज को AC1 था जब एवरेज कॉस्ट, तो हमारी आउटपुट Q1 थी, एवरेज कॉस्ट AC2 हुआ तो आउटपुट Q2, और जब एवरेज कॉस्ट AC3 हो गया तो आउटपुट देखो Q3 हो गया है। तो इसका मतलब यही है जब जब एवरेज कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं।
क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाता है, एक दो बार मैंने इसको देखा है ऐसे क्वेश्चन को यूजीसी नीट के एग्जाम में, MCQs बेस पे, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ द स्कोप व्हेन द बेनिफिट अकर्स ड्यू टू द जॉइंट प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ द स्कोप, अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमीज ऑफ द स्केल का मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे हमें बेनिफिट होता है, तो जब हमें जॉइंट प्रोडक्शन की वजह से बेनिफिट हो तो हम उसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ द स्कोप। और डिस इकोनॉमीज ऑफ द स्कोप का मतलब क्या है, जब हमें लॉस अकर होता है जॉइंट प्रोडक्शन की वजह से तो हम उसे डिस इकोनॉमीज ऑफ द स्कोप कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी, तो ये भी कवर हो गया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो है रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब ये देखो इसमें भी इजी है, बस आपको डायग्राम समझना है और कुछ नहीं। डायग्राम ये आपका वो जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, रिटर्न टू द फैक्टर का जो थ्योरी करवाई थी, सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम है, ठीक, और वैसी ही कंडीशंस भी हैं, बस आपको एक बार ध्यान से इसको देखना पड़ेगा और डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। तो जो पहला पॉइंट है टोटल रेवेन्यू का डायग्राम, देखो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हमारा पैनल ए में शो हो रहा है, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारा पैनल बी में शो हो रहा है। ओके, तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट इंक्रीजेज रीचेज द मैक्सिमम देन फॉल्स। पहले पॉइंट में हमने टोटल रेवेन्यू की बात कर ली है। टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हो रहा है, देखो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया और फिर उसके बाद फॉल करने लगा, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू पहले फॉल करता है, फिर ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद निगेटिव हो जाता है जब टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व पैनल बी में देखो, मार्जिनल रेवेन्यू पहले फॉल कर रहा है, फिर ये देखो जीरो पॉइंट पे जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तब जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। देखो ये डॉटेड लाइन यही शो कर रही है, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है एक्स एक्सिस पे, तो जो ये जो डॉटेड लाइन टोटल रेवेन्यू कर्व पे जाके मैच टच हो रही है, ये शो करती है ये हमारा टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखो जीरो के बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव में पहुंच गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव में जाता है तो टोटल रेवेन्यू क्या करता है, देखो मैक्सिमम पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू क्या करने लगा है, फॉल होने लगा है। तो जब टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगेगा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, बस इतना सा डायग्राम था। इस डायग्राम में यही 3 कंडीशन बेस्ड हैं जो कि मेन है, ठीक। तो एक बार मैं फिर से ये रिवाइज कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले कंडीशन क्या है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तब मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, ठीक। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे डॉटेड लाइन टच कर रही है टोटल रेवेन्यू पे, और नीचे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू को जो एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, तब जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा मार्जिनल रेवेन्यू हमारी जीरो होगी। फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा निगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू हमारी फॉल करने लगेगी। दैट्स इट, इतना डायग्राम हमें बस इतना ही समझा रहा है और यही हमारी कंडीशन है इसकी, जो कि हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, हमने अभी बताया जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करता है। जब ऐसा होगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या बताई थी, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी इक्वल टू 1 होगी। और जो थर्ड कंडीशन हमने बताई थी, व्हेन टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो निगेटिव हो जाएगा और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 हो जाएगी। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ट्वाइस है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का, ठीक। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू निकालना होता है तो यही बताते हैं ना कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू निकल आता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी। ओके, सो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइंस एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि मैं अपनी PDF रेडी करती हूँ, इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेनली डालती हूँ, तो आपको PDF पढ़ना मस्ट है, ठीक। क्योंकि अब ये देखो ये जो कुछ पॉइंट हैं, ये जो फॉर्मूले के बाद से ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये आपके बेस हैं, लेकिन
ये आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसमें लिख के दे दिया है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिक्लाइन होगी और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट होगी। हमेशा याद रखना। आउटपुट एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आउटपुट के बढ़ने से हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन होती है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, ठीक। अब एक दूसरा जो पॉइंट है, इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू द 1। जो इलास्टिसिटी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की आउटपुट से रिलेटेड, वो 1 के इक्वल होगी हमेशा, ओके। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू अपॉन द एवरेज रेवेन्यू माइनस द मार्जिनल रेवेन्यू। देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैंने अभी जब आंसर की आई थी, मैंने बच्चों की मतलब एक दो बच्चों ने मुझे अपनी कॉपी शेयर की थी, जो एग्ज़ाम कॉपी थी उसके, उससे रिगार्डिंग मैंने उस क्वेश्चन में उसमें देखा था कि आपका ये क्वेश्चन आ रखा है, ये फॉर्मूला आ रखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोचो, आप बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ लेते हो, पर इस बार का जो पेपर था वो रियली जस्ट अपोजिट था। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें मुझे यही लगा कि बच्चे मेनली ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करते हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का कोई भी मतलब वो नहीं है कि फिक्स नहीं है कि अभी वो ये इसी तरीके का पैटर्न दे रहे हैं तो अगली बार भी यही पैटर्न देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो, अभी आप 2023 के दिसंबर एग्ज़ाम की बात कर लें तो उसमें न्यूमेरिकल्स थे, इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड था पूरा। तो जो बच्चे इकोनोमेट्रिक्स नहीं करके गए थे उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब और बहुत ही हार्ड पेपर था। तो सबसे लेस कट ऑफ हमारी दिसंबर 2023 में गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उनका कोई वो नहीं है। और 2024 में अभी जब 2024 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस पेपर में उन्होंने इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा पूछ रखी थी। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि यूजीसी नेट का कोई सिलेबस नहीं, मतलब कोई सिलेबस नहीं, मतलब कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक। अभी जैसे इस बार का जो एग्ज़ाम है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़े होंगे, उन्होंने मेहनत की होगी, पढ़े होंगे, लेकिन एग्ज़ाम का पेपर, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो काफ़ी मतलब अ, कह सकते हैं इतना डीपली नहीं, मतलब वन लाइनर्स ज़्यादा थे। और मेन मतलब आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें थी। अब जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक, इसका फॉर्मूला इस वे में उन्होंने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बेस में उन्होंने पूछा था। तो अब अगर बच्चे को नहीं पता, मतलब पता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का पूरा फॉर्मूला पता है, बट मान लो कहीं वो मिस्टेक कर गया और उसे नहीं पता, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक। तो वही अब बच्चों ने मुझे बताया कि उनको क्वेश्चन पेपर उस टाइम तो इजी लगा, बट अब उनको पता लग रहा है कि उन्होंने कितनी सिली सिली मिस्टेक्स की हैं, ओके। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि यूजीसी नेट का कोई भी पैटर्न नहीं है, आप पढ़िए, लेकिन हर चीज़ पे फोकस करिए। आप टफ चीज़ पे भी फोकस करिए, और जो टफ नहीं लग रही है आपको वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस दी मार्जिनल रेवेन्यू, और इसके दो फॉर्मूले और हैं, ये दोनों भी पूछे गए एग्जाम में। तो सोचिए, अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला ही पता हुआ, बाकी दोनों नहीं पता हुए, और दोनों ही आपको मान लो कि दोनों में से कोई एक पूछ दिया, नीचे वाला फॉर्मूला पूछ दिया कोई, और आपको ऊपर वाला पता है, तो आप क्या करोगे। तो वही कह रही हूँ आपको, जो आपको छोटी चीज़ लग रही है आपको वो भी पता होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आपका टफ ही पेपर आए, जैसे इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग वो वन लाइनर्स भी आपको पूछ सकते हैं, और पैटर्न कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पिछले 2 साल से नहीं आ रहे थे इकोनॉमिक्स के पेपर में, लेकिन इस साल के आप पेपर उठाएंगे तो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस एजर्शन रीजनिंग के हैं। तो पैटर्न कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम पैटर्न। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना होगा, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट में E-1 डिवाइडेड बाई ई, और एवरेज रेवेन्यू के टर्म्स में पूछा जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू ब्रैकेट में E डिवाइडेड बाई E-1, ओके। सो ये इतना ही था। थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक। हर चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर करवा दी थी जो भी थ्योरी ऑफ कॉस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का सेकेंड टॉपिक था, जो कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट था। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। थ्योरी ऑफ कॉस्ट आज ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, आई थिंक, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड एटीट्यूड्स। इसमें आई थिंक 2 to 3 थ्योरीज हैं जो कि मतलब मैंने तो अभी इस पर कोई भी क्वेश्चन देखा नहीं है, हाँ अभी तक, मतलब 2-3 सालों से तो मैंने अभी इसमें नहीं देखा है, तो लेकिन फिर भी जो भी थ्योरीज हैं वो मैं आपको करा दूंगी, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं बात करती हूँ, जो ये जो यूट्यूब की वीडियोस हैं, ये सॉरी यूट्यूब की जो वीडियोस अपलोड होती हैं, इसकी जो सारी पीडीएफ हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये है स्कैनर, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, और मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको लिंक के थ्रू जाना है तो आप जैसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप इस चैनल पे आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपका कल लेकर आऊँगी, डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी टुवर्ड्स रिस्क एंड एटीट्यूड। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो भी पीडीएफ सॉरी जो भी वीडियोस हैं वो आप सब रिवाइज कर लीजिएगा, और आपका रिज़ल्ट आई होप 31 जैन के पहले पहले आ जाएगा। सो अब अपने जून 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 की और 10 यूनिट है पेपर 1 की। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो पेपर 1 मस्ट है, आपको पढ़ना ही होगा। ओके, सो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके, बाय बाय टिल देन, थैंक यू।